Hello everyone. So once again I welcome you all on this channel, and this is going to be our part 2 of lecture number 36, in which we were covering contribution of moral thinkers, philosophers and leaders from India and around the world. तो यार अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो उसके अंदर हमने बात की थी जैनिज़्म की, फिर उसके बाद हमने बात की थी बुद्धिज़्म की, और इन फ़िलासफ़ीज़ को हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा था जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स पेपर एंड एस्से पेपर। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूटी में आज हम वेदांता फिलॉसफी को कवर करने वाले हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली आदिगुरु शंकराचार्य को। और इसी के साथ साथ हम एक ओवरव्यू देखने वाले इंडियन फिलॉसफी का, बिकॉज एथिक्स और एस्से के पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये प्रीलिम्स के पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो वेदांता के स्कूल्स हैं ना, डिफरेंट स्कूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है ना प्रीलिम्स के अंदर, तो उसको भी हम कर पाएँ। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये फ़िलॉसफी कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स एंड एस्से पेपर, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये हमारा एजेंडा रहेगा इस लेक्चर के अंदर। तो यार वेदांता फिलॉसफी को स्टार्ट करने से पहले ना एक ओवरव्यू देखना बहुत ज़रूरी है इंडियन फिलॉसफी का। ठीक है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेते हैं वेदांता फिलॉसफी के अंदर आखिर ऐसा है क्या, या फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी की बातों में ऐसा है क्या जो ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इनकी फ़िलॉसफी के ऊपर रिसर्च अभी तक चल रही है, और बहुत सारे लोगों को इनकी फ़िलॉसफी ना आज तक समझ में ही नहीं आई कि इन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग एन एस्पिरेंट हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जितना हम इनकी फ़िलॉसफी को समझ पाए ना, जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप इंडिया में हो और अगर आपको वेदांता फ़िलॉसफी के बारे में यूपीएससी का एस्पिरेंट होने के नाते नहीं पता, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह ही मैं कहूँगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आप इनकी फ़िलॉसफी पढ़ लोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये बात कि क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ 18 सेंचुरी सी में कलादी केरला के अंदर, और इनकी फ़िलॉसफी को एक कन्वर्सेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जब आदिगुरु शंकराचार्य जी से सवाल किया गया कि गुरुजी आप ये बताओ, ये जो लाइफ है क्या सभी लोग ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई उद्देश्य है, कोई मकसद है, या फिर कोई पर्पस है इस ज़िंदगी का। तो गुरुजी ने आंसर दिया कि हाँ, एक गोल है, एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, एक मकसद है। और गोल नहीं, हाईएस्ट गोल है। हाईएस्ट गोल को फिलोसॉफिकल टर्म में सम्मम बोनम कहा जाता है। सम्मम बोनम, आप इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं एसए के पेपर के अंदर, एथिक्स के पेपर के अंदर भी। यानी कि जो हाईएस्ट गोल होता है ना, उसको सम्मम बोनम कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा एक गोल है, एक हाईएस्ट गोल है ज़िंदगी का। तो लोगों ने पूछा क्या है, इन्होंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन। अब जैसे इन्होंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, तो लोगों ने फिर कहा सेल्फ रियलाइजेशन किस चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर कैसा सेल्फ रियलाइजेशन। तो इन्होंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन इस बात का कि जो हमारी आत्मा है ना, वो और कुछ नहीं, सुप्रीम रियलिटी जो है, जो ब्रह्म है, हू बहू वही है, यानी कि यूनिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लोगों ने फिर इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की। लोगों ने कहा आप कैसे कह सकते हो कि यूनिटी है, बिकॉज हम संसार में देखते हैं तो डिफरेंस क्लियर कट एक तरीके से विजिबल है, दिखाई देता है। आप कैसे कह सकते हो कि यूनिटी है। तो इन्होंने कहा डिफरेंस दिखाई देने के पीछे ना एक कारण है। वो कारण क्या है, वो है माया। अब लोगों ने कहा ये माया क्या है, इन्होंने कहा ये इग्नोरेंस है। अब लोगों ने कहा ये कहाँ से आई, तो इन्होंने कहा इग्नोरेंस आई ब्रह्म से। अब लोगों ने फिर इनसे क्वेश्चन किया कि यार आप ये बताओ, इग्नोरेंस जो होती है वो अविद्या होती है, एक नेगेटिव आस्पेक्ट है, और ब्रह्म जो है वो ज्ञान का सागर होता है, एक तरीके से एम्बॉडीमेंट होता है सारी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का। तो अज्ञानता ज्ञान के सागर के अंदर कैसे आ सकती है। ये तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन हुए, एक दूसरे के पैराडॉक्सियल है, बट कैसे आप इनको बोल सकते हो कि ब्रह्म से इग्नोरेंस आई है। तो ये इसका आंसर देते हैं कि जिस तरीके से एक जादूगर जो होता है ना, एक जादूगर की जो शक्ति होती है ना, जादूगिरी जिसको कहते हैं, वो होती जादूगर के अंदर ही है, लेकिन वो जादूगर को इम्पैक्ट नहीं कर सकती। एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिस तरीके से फायर है ना, फायर के अंदर हीट होती है, वो हीट औरों को तो इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन वो फायर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
होता जो सबस्ट्रेटम है हीट का वो फायर ही होता है, जो जादूगर की शक्ति उसका सबस्ट्रेटम जो होता है वो जादूगर ही होता है, लेकिन इनके अंदर होते हुए भी इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। इसी तरीके से माया जो है ना वो उसका सबस्ट्रेटम जो है वो है ब्रह्म ही, यानी कि ब्रह्म से ही उसका ओरिजिन है। एक तरीके से ब्रह्म की ये पोटेंसी है, एक तरीके से शक्ति आप कह सकते हो। इस तरीके से इन्होंने माया को एक्सप्लेन किया। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब आप ये बताओ कि ब्रह्म क्या है। अब जैसे इनसे ये कहा गया कि ब्रह्म एक्सप्लेन करो, तो इन्होंने पता है क्या कहा, ब्रह्म जो है ना वो बियॉन्ड सेंसेस, थॉट, इंटेलेक्ट, इन सबसे परे है। आप इसको सेंसेस के ज़रिए यानी कि इंद्रियों के ज़रिए आप इसको ग्रैस्प नहीं कर सकते। थॉट, इंटेलेक्ट, इन सब के ज़रिए आप इसको ग्रैस्प नहीं कर सकते, और ना ही आप ये जो वर्ल्ड की लैंग्वेज है ना इन शब्दों के ज़रिए ना ही आप इसको डिफाइन कर सकते। इन्होंने कहा इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल। तो लोगों ने पूछा फिर पता कैसे चलेगा कि क्या ब्रह्म है। तो इन्होंने कहा ब्रह्म को जानने का जो उन्होंने एक थ्योरी दी, एक मेथड बताया, इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ नेगेशन। थ्योरी ऑफ नेगेशन क्या कहती है, ये कहती है कि ब्रह्म तक आप इस तरीके से पहुंच सकते हो, नॉट दिस, नॉट दिस, यानी कि इस तरीके से आप इसको एक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली आप इसको नहीं बता सकते कि ये ब्रह्म है, इस तरीके से बता सकते हो, नेगेटिव वे में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। और जिस दिन आपका ये नहीं ख़त्म हो जाएगा ना उस दिन आप ब्रह्म को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की बातें इन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर दी, और भी बहुत कुछ इनकी फ़िलासफ़ी के अंदर जो हम एक प्रिसाइज मैनर में, एक शॉर्ट मैनर में आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं एक ओवरव्यू, जो हम देखने की बात कर रहे थे इंडियन फ़िलासफ़ी के अंदर, वो समझ लेते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर ना आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बिकॉज हमको ये जानने को मिलेगा कि इंडियन फ़िलासफ़ी की ब्यूटी क्या है, क्यों इतना ज़्यादा रिनाउंड किया जाता है इंडियन फ़िलासफ़ी को वर्ल्ड के अंदर। मुझे तो ऐसे टॉपिक्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट आता है, आई होप यू वुड ऑल्सो लाइक। तो इन सारी फ़िलासफ़ीज़ का अगर एक ओवरव्यू लेते हैं ना तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो कॉमन क्या है, वो है लिबरेशन। चाहे आप बात करो जैनिज़्म की, बुद्धिज़्म की, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा, वेदांता, एक्सक्लूडिंग, अगर आप चारवाक को एक्सक्लूड कर दें, सारे के सारे फिलोसफिकल थॉट, सारी ही फिलोसफीज़ बात करती हैं लिबरेशन की। और जब बात होगी ना लिबरेशन की तो क्वेश्चन आएगा किस चीज़ से लिबरेशन। तो लिबरेशन यहाँ पर होता है डेथ और बर्थ का जो साइकिल चला आ रहा है ना अनंत काल से, उस साइकिल से लिबरेशन। अब लिबरेशन हो तो रहा है, लेकिन किसका लिबरेशन, सेल्फ का लिबरेशन। सेल्फ सिर्फ बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट को, फिलॉसफी को अगर छोड़ दें, वहाँ पर परमानेंट सेल्फ की जगह नाम रूप वाला एक अलग कॉन्सेप्ट बताया जाता है। उसकी डिटेल में खैर अभी नहीं जाते, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर अधिकतर फिलॉसफीज़ बात करते हैं कि सेल्फ की लिबरेशन जो होगी डेथ और बर्थ के साइकिल से, वो हमारे लिए समम बोनम है, हाईएस्ट गोल है। और ये जो क्वेश्चन आता है फिर कि इस चक्र के अंदर ये सेल्फ आया क्यों, तो इसका आंसर है जस्ट टू रीप द फ्रूट्स ऑफ कर्मा, यानी कि आपके जो प्रीवियस एक्शंस हैं ना, पिछले जन्म के जो कार्य हैं, उनके फल भुगतने के लिए, उनका फल भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और ये लॉ ऑफ कर्मा, इसको सारे के सारे एक्नॉलेज करते हैं, जैनिज़्म भी, बुद्धिज़्म भी, सांख्य योग, सभी के सभी, सिर्फ चारवाक को छोड़कर। खैर चारवाक के बारे में हम अलग से बात करेंगे इस लेक्चर के सबसे लास्ट में। अभी लॉ ऑफ कर्मा की जब बात हो रही है तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या ये कर्मों के द्वारा जो फ्रूट्स हर बार भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, क्या इसका कोई एंड नहीं है, और या फिर ये ऐसा होता क्यों है। तो क्वेश्चन आता है और इसका आंसर है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से हमें इन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस दिन हमारी इग्नोरेंस ख़त्म हुई ना, उसी दिन जब हम जो काम करेंगे, फिर जो उसका आउटकम आएगा ना, उसके जो फ्रूट्स होंगे वो नहीं डेवलप होंगे, और इस वजह से हमें फिर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, यानी कि साइकिल से मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि जैसी इग्नोरेंस गई, लॉ ऑफ कर्मा का इम्पैक्ट होना बंद हो जाएगा, डेथ और बर्थ के साइकिल से मुक्ति मिल जाएगी, सेल्फ जो है, आत्मा जो है, लिबरेट हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इग्नोरेंस कहाँ से आई, तो इसका सारी की सारी फिलॉसफीज बोलती हैं कि बिगनिंगलेस है। तो यही था ओवरव्यू के बारे में। अब जल्दी से ये भी समझ लेते हैं कि अगर इन स्कूल्स को एक सेगमेंट के अंदर अगर रखते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा इनमें से, इनफैक्ट फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा हेटेरोडॉक्स फिलोसफिकल थॉट है या कौन सा नहीं है, तो ये समझ लेते हैं। हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर सेगमेंट इसलिए बनाए गए हैं बिकॉज जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है ना, वो वेदास की अथॉरिटी को एक्नॉलेज करता है, यानी कि वेदास में आस्था रखता है। एंड हेटेरोडॉक्स जो होता है वो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानता। ठीक है, हेटेरोडॉक्स वाले इसको
नेगलेक्ट करते हैं, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। जो एक्सेप्ट करते हैं वो है हमारे सठ दर्शन, जिनको कहा जाता है सठ दर्शन। ये है सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा एंड वेदांता। ठीक है, अब हेटेरोडॉक्स के अंदर क्या क्या आते हैं? एक तो जैनिज्म हमारा आता है, एक बुद्धिज्म हमारा आता है और एक चारवाक। अब आपको इसका रीज़न तो पता ही होगा ना कि वेदास की अथॉरिटी की क्यों नहीं मानते, बिकॉज वेदास के अंदर ना एक बात है, वो है वर्ण सिस्टम की। और वर्ण सिस्टम ही एक मेन रीज़न रहा है इन सारे रिलीजन्स का, इन सारी फिलोसफिकल थॉट्स के एमर्ज होने का। तो इसी वजह से ये वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते, जस्ट टू कैंसिल आउट और जस्ट टू रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण, या फिर इस चीज़ को एक तरीके से साइड करने के लिए ये वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते। आई होप यू गेट द आइडिया। अब इसके बाद जल्दी से जल्दी हम इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या ब्यूटी रही है इन फिलोसफीज़ की, इन षट दर्शंस की। अब सांख्य योग की जब बात आती है ना, इसके लिए ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है अपने पेपर के रिस्पेक्ट में, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब बात होगी ना, आपने अक्सर सुना होगा सत्वगुण, राजस गुण और तमगुण। तो ये सारे जो है ना, ये गुण जो है ना, इसी फिलॉसफी की देन है। सांख्य फिलॉसफी क्या कहती है? ये कहती है कि इस संसार के अंदर ना, इस वर्ल्ड के अंदर दो रियलिटीज़ थी, एक प्रकृति, एक पुरुष। और ये पुरुष है ना, ये पुरुष बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। प्रकृति यहाँ पे एक तरीके से आप मैटर समझ लो, और पुरुष यहाँ पर आप सेल्फ, आत्मा समझ लो। तो प्रकृति, नेचर का जो क्रिएशन हुआ ना, जो एवोल्यूशन हुआ, ये दोनों है तो एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे पुरुष जो है वो कॉन्शियस है, प्रकृति जो है वो अनकॉन्शियस है। लेकिन इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी की वजह से एवोल्यूशन हुआ, और उस एवोल्यूशन से फिर सारा का सारा संसार आगे जनरेट हुआ है। इस तरीके से सांख्य फिलॉसफी एक्सप्लेन करती है एवोल्यूशन को। और यहाँ पर जो प्रकृति है ना, प्रकृति के अंदर ये सत्व, राजस और तमस है। यानी कि प्रकृति की ये कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, ना ही कोई पार्ट्स है, रादर प्रकृति खुद सत्व, राजस और तमस है। और अगर प्रकृति ये खुद ही है और प्रकृति के पुरुष के कॉन्जुगेशन से सारा का सारा संसार इवॉल्व हुआ है, तो हर एक चीज़ के अंदर ये गुण मिलेंगे। सत्व भी मिलेगा, राजस भी मिलेगा और तम भी मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप संसार का उठाओ, कोई भी चीज़, तो आपको ये तीनों गुण उसके अंदर मिलेंगे ही। बट द पॉइंट इज़, किसी के अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है, किसी के अंदर कोई गुण ज़्यादा है, किसी के अंदर कोई गुण डोमिनेट करता है, उस तरीके से ही वो चीज़ें फिर आपको वही क्वालिटी शो करती है। जो सत्व गुण है ना, वो प्लेजर, सुख और आनंद को की क्वालिटी को डिपिक्ट करता है। राजस जो है ना, राजस, ये बेचैनी यानी कि रेस्टलेसनेस, मोशन को एक तरीके से डिपिक्ट करता है, मोशन को। और तम जो है ना, ये लेथार्जी को, डार्कनेस को, कन्फ्यूजन को, इस तरीके की चीज़ों को, यानी कि एक तरीके से डार्कनेस का प्रतीक है तम गुण। इन सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती रादर, बिकॉज ये अपने आप में बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन इनकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है ना, प्लेजर, मोशन, डार्कनेस, ये सारी चीज़ें, लेथार्जी, ये हम सबको एक क्वालिटी की तरीके से विजिबल होती हैं। इन्हीं के बेसिस पे कंक्लूड किया जाता है कि सबके अंदर सत्व, राजस और तमस जैसे गुण पाए जाते हैं। आई होप आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी कि सत्व, राजस, तमस टाइप का भी कुछ होता है। और योग फिलोसफी क्या कहती है? हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सांख्य के अंदर ना गॉड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। गॉड यानी कि भगवान के बारे में कोई बात नहीं की गई, रादर योग के अंदर गॉड की बात की जाती है। और योग फिलॉसफी ना एक मेथड बताती है लिबरेशन का। ठीक है, सांख्य भी बताती है, लेकिन योग फिलॉसफी क्या होती है, एक डिसिप्लिन वे में तरीका बताता है, बॉडीली डिसिप्लिन, अपने आप को प्योर करने का तरीका। फिर इस तरीके से अष्टांग योग बताती है, और उसके बेसिस पे आप लिबरेशन को पा सकते हैं। और गॉड के नाम को, ओम के नाम को बार बार कंटेम्पलेट करके, इस तरीके से योग फिलॉसफी, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सांख्य योग, इसलिए इनका नाम एक साथ लिया जाता है। इसके अंदर ये था। अब बात कर लेते हैं न्याय और वैशेषिक की ब्यूटी की। अब आप अगर इसके बारे में समझना चाहो तो बहुत आपको थोड़ा सा एक तरीके से साइंटिफिक कहूँ या फिर इंटेलेक्ट लेवल पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इन्होंने सही में कुछ बात कही है। अब वो बात ये है, ये न्याय वैशेषिक जो है ना, ये नेचर को ना डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यानी कि संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बात करते हैं मोशन की। अब ये बोलते हैं कि ये जो मोशन है ना, हर चीज़ आपको गतिमान दिखाई देती है, हमारे सांस चल रहे हैं। ठीक है, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, यहाँ भी मोशन है। सन जो है, यानी कि अर्थ जिसके चक्कर लगा रही है ना, वो सन अपने आप में अपनी एक्सिस पे रोटेट तो करता ही, वो गैलेक्सी में भी रोटेट, रिवॉल्व कर रहा है।
यानी कि सन भी किसी के चक्कर लगा रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कुछ रिसर्च में, कुछ पेपर्स के अंदर, कि गैलेक्सीज भी मूव कर रही है, यानी कि मोशन हर जगह है। मोशन ही मोशन हर जगह है, पूरे यूनिवर्स के अंदर आपको मोशन दिखाई देता है। तो मोशन आया कहाँ से? ठीक है, अगर कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन देखेंगे तो ये मोशन आया भी तो होगा ना कहीं से। तो उसी मोशन के बारे में बात करते हैं कि इस मोशन को क्रिएट करने वाला या फिर इस मोशन को इन्फ्यूज़ करने वाला चीज़ों के अंदर, वो कौन है? वो गॉड है। ठीक है, इसको एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं संस्कृत में आयोजनत। अब आप इस नाम को ना ही याद करो, बस द पॉइंट इज़ ये किस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। अब एक और इनका डिस्क्रिप्शन देखो ईथर का। ईथर जिसको आकाश कहते हैं, एक तत्व है ना पंच तत्व के अंदर। अब इस चीज़ को ना बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ईथर में और स्पेस में। ये लोग इसको भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि ईथर क्या है और स्पेस क्या है, दोनों चीज़ें अलग हैं। ईथर के बारे में ये बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये अपने आप में एक तत्व है, तत्व जो कि एटॉमिक नहीं है, यानी कि एटॉमिक नहीं है लेकिन फिर भी सब्सटेंस है। अब ये पता कैसे चला कि सब्सटेंस है? बिकॉज अगर कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी क्वालिटी होती है। अगर वो क्वालिटी शो कर रहा है ना कोई चीज़, अगर किसी के अंदर विशेषता है, वो तो किसी की वजह से ही तो विशेषता है ना। अब जो साउंड है ना, साउंड साउंड का सबस्ट्रेटम, साउंड एक क्वालिटी है। और साउंड जो है ना, जो बाकी चार तत्व है ना, उसकी क्वालिटी नहीं है। तो ये ईथर की क्वालिटी है। ये एक्सप्लेन करते हैं ईथर को कुछ इस तरीके से। ठीक है, और स्पेस को कुछ और तरीके से। खैर इतनी डिटेल्स में नहीं जाते, बस हमें ये समझना था कि क्या ब्यूटी है यार इन सारी चीज़ों की, इन फिलॉसफीज़ की, जो आजकल के रिसर्चर्स को या फिर जो भी फिलोसफिकल चीज़ों में थोड़ा सा भी अपना ध्यान रखते होंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरीके की फ़िलासफ़ीज़ की इन्होंने कहा क्या आखिर वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब आप एक चीज़ सुनते होंगे अक्सर आजकल की लाइफ में कि मन कुछ होता है। अब इन्होंने मन को पता है कैसे बताया? वैसे तो ये सांख्य के अंदर है, सांख्य के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है मन को, लेकिन यहाँ पर भी इसके बारे में जिक्र होता है न्याय वैशेषिक के अंदर। तो इसके बारे में आपको ये बता देता हूँ कि इंडियन फिलोसफी के अंदर ना मन को सिक्स्थ सेंस, जिसको आप कहते हो ना सिक्स्थ सेंस, उसको कहा गया है। और ये है क्या? इसको इंटरनल सेंस ऑर्गन कहा गया है। इंटरनल सेंस ऑर्गन, यानी कि जैसे आपको बाहर एक्सटर्नल ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये इंटरनल है, ये अंदर दिखाई नहीं देगा आपको। अगर आप किसी का ऑपरेशन करके चेक करोगे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये इंटरनल सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इन द सेंस इसका वर्क क्या है? ये क्या करता है ना, जैसे आप किसी चीज़ को परसीव करते हो ना, कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, फिर इसको हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, उसके थ्रू ये पहुंचता है मन तक। अब मन से ना, देखो कैसे आत्मा तक सारी चीज़ें पहुंचती है, कॉन्शियसनेस तक। अब मन के थ्रू सेल्फ तक सारी चीज़ें पहुंचती है। यानी कि अगर सेल्फ को इग्नोरेंस है ना, अगर सेल्फ के अंदर मतलब अज्ञानता अगर है, वो कैसे दूर हो रही है? वो दूर होगी मन के ज़रिए ही। यानी कि मन एक मीडिएटर है उस ज्ञान का, उस ज्ञान को लेने का। ठीक है, अब ये सारे कॉन्सेप्ट ना बहुत हैवी हो जाते हैं कभी कभी, बट हमें बस इतना ही समझना था कि हम जिस मन के बारे में बार बार बात करते हैं, उसका इंडियन फिलोसफी के अंदर किस तरीके से उसको बताया गया है। इसको इंटरनल सेंस ऑर्गन की तरीके से बताया गया है। और ये एक वे है, एक वे है नॉलेज ट्रांसफ़र का, एक्सटर्नल ऑर्गन्स के थ्रू सेल्फ तक जाने का। ठीक है, अब इसके बाद यार हाँ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मीमांसा का भी देख लेते हैं कि मीमांसा क्या कहती है। मीमांसा जो है ना, जैसे सांख्य गॉड को नहीं मानता, यहाँ पर भी गॉड के बारे में कोई बात नहीं होती। इनफैक्ट ये कहते हैं कि जो वेदास है ना, ये ऑथरलेस है। बाकी सारी फिलोसफीज़ के अंदर तो ये कहा जाता है कि वेदास को जो है ना भगवान ने बनाया, या फिर ब्रह्म ने बनाया, या फिर ईश्वर ने बनाया। ये कहते हैं कि वेदास ऑथरलेस है, सेल्फ एग्जिस्टिंग है, इटर्नल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गॉड के बारे में कोई बात ही नहीं की जाती, और इसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है। और जो हमारी वेदांता फिलॉसफी है ना, उसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है, उत्तर मीमांसा। तो ये था हमारे इंडियन फिलॉसफीज़ का एक ओवरव्यू। अब जो हमारा मेन कंसर्न था ना हमारा आज का, वो था वेदांता। अब उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो वेदास, अब वेदास से वेदांता। अब वेदांता क्यों कहते हैं? तो वेदास के साथ इसका रिलेशन है बिकॉज जो वेदांता है ना, ये उपनिषदिक फिलॉसफी है। यानी कि उपनिषद के अंदर जो टीचिंग्स है ना, उन्हीं के बारे में वेदांता के अंदर बात होती है। और जो हमारे उपनिषद है ना, ये एक सीरीज़ में जब आप स्टडी करते हो ना वेदास को, तो सबसे लास्ट में आते हैं, इसलिए इनको वेदांता कहा जाता है।
इस फिलॉसफी को वेदांता इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज ये उपनिषद के ऊपर बेस्ड है, और उपनिषद अगर एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हो वेदास की तो सबसे लास्ट में आते हैं। और हमारे 4 वेदास हैं जैसे आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हर एक वेद 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 4 सेक्शंस हर एक वेद के अंदर क्या क्या, एक संहिता है, एक ब्राह्मणास है, एक अरण्यकास है और एक उपनिषद है। संहितास के अंदर मंत्र वगैरह होते हैं, ठीक है। ब्राह्मणास के अंदर उनका एक्सप्लेनेशन होता है। अरण्यकास के अंदर क्या होता है कि किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं उन मंत्रों को उच्चारण करने के और वर्शिप करने के, ठीक है। ये अरण्यकास के अंदर आता है। और उपनिषद के अंदर क्या है ना, इस पूरे वेद के अंदर क्या फिलॉसफिकल थॉट है, क्या फिलॉसफी रही है इन सारे रिचुअल्स की, इन मंत्रास की, या फिर जो भी सारी चीज़ें इस वेद के अंदर है, और क्या आत्मा और परमात्मा के बारे में इस वेद के अंदर बात कही, वो आता है उपनिषद के अंदर। अब आप सभी को पता होगा कि उस टाइम पे ना कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, और सारी की सारी जो ट्रांसमिशन होती थी ना, ये सारी नॉलेज ये ओरली होती थी। ओरली का मतलब यहाँ पे संस्कृत में ना इसको श्रुति कहा जाता है, यानी कि सुन 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 के एक दूसरे से ट्रांसफ़र की गई है सारी नॉलेज। अब उपनिषदिक जो टीचिंग थी वो सारी की सारी श्रुति थी। तो इस वजह से ना बहुत सारा ना एक तरीके से बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी टीचिंग्स उपनिषद की स्कैटर्ड वे में थी। तो उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके एक जगह पे पिरोने का काम जो किया था वो बदरायन ने किया था। और उसको जब बनाएगा उसको उन्होंने कहा ब्रह्म सूत्र, सॉरी यहाँ पर एच नहीं आएगा, ब्रह्म एच यहाँ आएगा, BRAHM, ब्रह्म सूत्र। और ये बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज था। इसकी वजह से क्या हुआ ना, लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई ब्रह्म सूत्र के अंदर क्या लिखा गया है। तो इसके ऊपर ना बहुत सारी कमेंट्रीज़ हुई, जिनको भाष्य कहा जाता है। और वो कमेंट्रीज़ निकली क्या, जैसे अद्वैतवाद, शंकराचार्य ने जो इसके ऊपर ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री की उसको कहा जाता है अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने कहा, द्वैतवाद माधवाचार्य ने कहा, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने कहा, अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, द्वैत अद्वैत यानी कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है, ये कहा निम्बार्क ने। तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि मैच द कॉलम में इन सब के नाम आ जाएं, ये सारी फिलॉसफीज़, ये सारी कमेंट्रीज दे दी जाए और एक तरफ नाम दे दिए जाए, या फिर किसी और एग्जाम में आ जाए सीडीएस वगैरह में, ऐसा हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फिलॉसफी, या फिर आर्ट एंड कल्चर की भी बात कहें उसके अंदर भी। तो अब हम देखते हैं कि अद्वैत वेदांता क्या है, जो हमारा मेन कंसर्न है इस लेक्चर का और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो कमेंट्रीज़ की उनको अद्वैतवाद कहा गया। अब अद्वैतवाद क्या है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये है कि आत्मा और परमात्मा, जो ब्रह्म है, जो सुप्रीम रियलिटी है, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, नॉन डुअलिज्म, यानी कि दो नहीं है, दोनों एक ही है। देर इज़ नो टू, देर इज़ ओनली वन। तो तभी ऐसे सेंटेंसेस अगर आपने सुने होंगे ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सेंटेंस इसी वजह से कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तत्त्वमसि, यानी कि तू वही है, यानी कि परमात्मा ही है तू स्वयं ब्रह्म ही है। इस तरीके से इन चीज़ों को बोला जाता है। फिर ठीक है, अब इसके बाद अद्वैतवाद के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी। 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी वेदांता के अंदर, अद्वैतवाद के अंदर कोर है, जिसके ऊपर ना पूरी शंकराचार्य की फिलॉसफी टिकी हुई है। तो इतना इंपॉर्टेंट है 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी के अंदर शंकराचार्य कहते हैं कि संसार के अंदर ना जितना भी आपको दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं भी दे रहा है, 3 रियलिटी है इसके अंदर, 3 लेवल ऑफ रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेजेस बनी हुई है कि पहला धरती पे है, दूसरा आसमान में होगा कहीं, और एक और पाताल के अंदर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक थॉट है कि किस तरीके से 3 रियलिटी है। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है एक एनालॉजी के बेसिस पे, बिकॉज जो भगवान के बारे में जितनी भी बातें की जाएंगी ना, गॉड के बारे में, वो एनालॉजी के बेसिस पे ही की जा सकती हैं। बिकॉज वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर जो लैंग्वेज है ना, वो इंसानों ने बनाई है अपने पर्पज़ के लिए। और भगवान इस संसार के अंदर तो है, लेकिन इस संसार से बहुत अलग है। तो इस तरीके की थिंकिंग जब रखी जाती है ना, इस तरीके के थॉट जब रखे जाते हैं, तो यही कहा जाता है कि भगवान के बारे में आप जो इंसानी भाषा ना, उसके ज़रिए आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होता है, आप एनालॉजी क्रिएट करते हो, यानी कि एक सिमिले प्रिस्क्राइब, एक तरीके से बताते हुए एक उदाहरण टाइप से डिस्क्राइब करते हो, जो उसके हूबहू ना होकर उसके सिमिलर लेवल पे आकर उसको एक्सप्लेन कर पाए, उसी चीज़ को एनालॉजी कहा जाता है। अब एनालॉजी के बेसिस पे ये इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरीके से कोई इंसान जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है ना, जब तक वो सपना देखता है ना, उसको वो रियल लगता है, ठीक है। जब तक कोई उसको सपने से ना जगा देना, तब तक उसको सपना ही रियल लगता है।
ठीक है, लेकिन वो असलियत नहीं है। वो तब तक ही असलियत है, तब तक ही रियलिटी है जब तक कि वो सपने के अंदर है। तो उस लेवल को कहा गया है प्रतिभासिक। यहाँ पे अगर संस्कृत का वर्ड यूज़ करेंगे तो प्रतिभासिक लेवल जो होता है ना रियलिटी का, वो यही होता है, ड्रीम स्टेट, इल्यूजन जिसको कहा जाता है। यानी कि अगर आपको रेगिस्तान के अंदर जिस तरीके से मिराज दिखाई देता है ना, वो भी इल्यूजन ड्रीम स्टेट में ही आएगा। अचानक से कभी कभी रस्सी के अंदर सांप दिखाई दे जाता है तो वो भी इल्यूजन के अंदर ही आएगा, ड्रीम स्टेट के अंदर ही आएगा। जब तक कि यानी कि जिस मोमेंट तक आप उस ड्रीम के अंदर हो ना, उस इल्यूजन के अंदर हो, तब तक आपको वो रियलिटी लगती है, लेकिन वो रियलिटी होती नहीं है। और इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड रियल दिखाई दे रहा है ना, ऐसा हो सकता है कि आप एब्सोल्यूट रियलिटी यानी कि रियल में हो ही नहीं, ये भी एक सपने की तरह ही हो। जब तक कि आपको ये तब तक पता नहीं चलेगा ना, जब तक आप इस वर्ल्ड के अंदर हो। फॉर एग्जांपल, जब तक आप उस सपने के अंदर थे ना, तब तक आपको ये पता नहीं चला कि ये रियलिटी नहीं, जब तक कि आप जाग नहीं गए। ठीक उसी तरीके से जब इस थर्ड लेवल रियलिटी पे आप होंगे ना, तब जाके शायद आपको ये पता चले कि वो जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ना, जिसको आप असलियत समझ रहे हो, इनफैक्ट वो रियलिटी नहीं था। यानी कि एक तरीके से मल्टीवर्स की बात की जा रही है, नॉट मल्टीवर्स, मेटावर्स कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सोच से परे है, जिसको सोचना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी के बारे में बात करते हैं। और जब थर्ड लेवल ऑफ रियलिटी पे कोई होता है ना, जब इस लेवल पे कोई पहुंच जाता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को फिर वो इस लेवल के ऊपर आकर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इस लेवल पे जो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ना, वो फिर ईश्वर को एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अगर आप सांसारिक भाषा में जिसको एक्सप्लेन करते हो ना, ईश्वर को, जिसको आप भगवान कहते हो, जिसको आप क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, ये सब कहते हो, प्रोटेक्टर कहते हो, या और भी जितने सारे भी एट्रीब्यूट से बुलाते हो ना, फिर वो आप ईश्वर को डिफाइन करते हो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से उसको फिर ईश्वर कहा जाएगा। ये जो माया का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी यहीं तक एप्लीकेबल है। यानी कि थर्ड लेवल ऑफ रियलिटी पे ना सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं है। तो ये इनका 3 लेवल ऑफ रियलिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट था, फिलॉसफी थी। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि ब्रह्म, जैसा मैंने बताया था, इन्होंने कहा इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, इनएक्सप्रेसिबल, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड थॉट, सेंसेस, और थ्योरी ऑफ निगेशन के ज़रिए ही आप इसको डिफाइन कर सकते हो। लेकिन फिर भी, अगर फिर भी मैक्सिमम वे में या फिर मिनिमम वे में कहें, आप इसको वर्ल्ड की भाषा में अगर डिस्क्राइब करना चाहो ना, तो आप इन 3 वर्ड्स के ज़रिए ब्रह्म को डिस्क्राइब कर सकते हो। वो क्या है? सत्य चित आनंद। यानी कि ब्रह्म को अगर आप बताना चाहो तो ये सत्य चित आनंद है। अब सत्य यहाँ पे क्या है? ट्रुथ, यानी कि जो एब्सोल्युटली ट्रुथ है, जो अपने आप में सच है, सिर्फ यही सच है। और चित यहाँ पे क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, और आनंद, हैप्पीनेस। तो ये अपने आप में ना, ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रुथ इसके अंदर है, कॉन्शियसनेस इस ब्रह्म के अंदर है, या फिर हैप्पीनेस इसके अंदर है। ये स्वयं ही ना, ये खुद ही हैप्पीनेस है, ये खुद ही कॉन्शियसनेस है, ये खुद ही सच है। और फिर हमने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की थी कि सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मा स्वयं परमात्मा है, स्वयं ब्रह्म है। अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए, सेल्फ का ज्ञान हो जाए, तो आप उस ब्रह्म तक भी पहुँच ही जाओगे। और सेल्फ रियलाइजेशन का इन्होंने पाथ बताया है ना, सेल्फ रियलाइजेशन का इन्होंने पाथ बताया है, वो है कि पहले तो आप जिज्ञासा अपने अंदर क्रिएट करो, मतलब एक थर्स्ट हो किसी के अंदर उस ब्रह्म को देखने की। उस थर्स्ट के बाद फिर कुछ डूज एंड डोंट्स बताए इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है एक गुरु, ट्रू मास्टर, उसी के पास जाकर जब आप उसको ये बताओगे कि आपको थ्रस्ट है या फिर आप जानना चाहते हो कि ब्रह्म क्या है, तो उस ट्रू मास्टर के ज़रिए ही आप ये रियलाइजेशन कर सकते हो। तो आपको वो ट्रू मास्टर भी मिलना चाहिए, यानी कि वो ट्रू मास्टर भी आपके पास होना चाहिए। और उससे पहले एक और ज़रूरी बात यह है कि आपको इस संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, क्या ब्रह्म नहीं है, उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद ट्रू मास्टर के पास जब पहुँचे, तो ट्रू मास्टर फिर आपको बताता है, सिर्फ वो इशारा करता है कि तत्त्वमसि। तो उसका जो इंडिकेशन होता है ना ट्रू मास्टर का, उसी के डायरेक्ट एकदम से सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। इस तरीके से वेदांता फिलॉसफी के अंदर बात की गई है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसके बारे में ही, ट्रू मास्टर के बारे में ही। और कहते हैं ये जो ट्रू मास्टर होता है ना, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकता है, ये स्वयं अपने आप में ब्रह्म होता है ऑन अर्थ। ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, आपने ये वर्स अगर सुना होगा ना,
गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, यानी कि गुरुर साक्षात पार ब्रह्म होता है, यानी कि वही ब्रह्म होता है। ऐसा क्यों कहा गया है, इसको भी एक एनोलॉजी के जरिए आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर छुपा हुआ है ना कहीं पे, ठीक है, वो सभी से छुपा हुआ है, किसी के बारे में उसको पता ही नहीं। अगर कोई एक इंसान आपके पास आता है और वो ये बता देना कि वो वहाँ छुपा हुआ है, देखो कंडीशन क्या है, कोई बंदा है, ठीक है, कोई पर्सन है और उसके बारे में किसी को नहीं पता, वो सभी से छुपा हुआ है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, वो सभी से छुपा हुआ है, सभी से दूर है, दूर नहीं है मतलब सभी से छुपा है, सभी को उसके बारे में नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन उसी बीच आपके पास कोई पर्सन आता है ना, और वो आपको आके, ये फॉर एग्जांपल आप हो, और आपको आगे बता देता है कि यार वो पता है कहाँ छुपा है, वो वहाँ छुपा हुआ है। तो ये जो पर्सन आ रहा है ना, वो खुद यही इंसान है जो छुपा हुआ है, बिकॉज उसी को पता है कि वो कहाँ है, उसके अलावा और किसी को नहीं पता। सो दैट इज़ वाई जो ये बता देना कि ब्रह्म क्या है, वो खुद ही ब्रह्म है, दैट इज़ वाई ऐसा कहा जाता है। तो ये था हमारा वेदांता फिलॉसफी के बारे में। आई होप आपको थोड़ा बहुत, जितनी मैंने कोशिश करी, थोड़ा बहुत समझ में आया हो। बाकी और हमें इतना ही पढ़ना है इस फिलॉसफी के अंदर, इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में और डिटेल इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप भले ही इसके बारे में सर्च वगैरह कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए इतना ही बहुत है। और सबसे आखिरी में, जैसा मैंने कहा था कि हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस फिलॉसफी से ना हमें क्या समझ में आता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम वाली बात। बिकॉज अब जैसा कि कहा गया है ना कि ब्रह्म और आत्मा इक्वल है और सारी की सारी सेम है, यानी कि सभी सब मतलब यूनिटी है, कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर ऐसा है ना तो सभी एक ही फैमिली तो हुए ना, सभी एक ही चीज़ हुए, तो वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, वही वसुदैव कुटुंबकम वाली बात। तो यहाँ से डिराइव होती है यूनिटी वाली बात। अगर सभी एक है ना, सब एक जैसे सारे इंसान, तो इक्वालिटी की बात आ गई ना। फिर कहाँ छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये सब, कहाँ कास्ट और ये सब, कहाँ रिलीजन और ये सब, तो सारे इक्वल हो गए, फ्रेटर्निटी वाली बात आ गई। अब सत्य चितानंद, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा था ना, सत का मतलब यहाँ पर है ट्रुथ, चित्त का मतलब मैंने बताया था कॉन्शियसनेस, और आनंद हैप्पीनेस। अब समझने वाली बात ये है कि अगर हम भी ब्रह्म हैं और तो हम भी सच्चित आनंद हुए, अगर हम भी सच्चित आनंद है ना, तो ट्रुथ यानी कि हम भी सच है, हम भी रियलिटी हैं, यानी कि हमारी डेथ होना इन रियलिटी के अंदर हमारी डेथ होना इम्पॉसिबल है। तो यानी कि जो डेथ का फियर रहता है ना कि हम मर जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यानी कि डेथ जो है ना, ये अपने आप में एक भ्रम है, बिकॉज हम तो सत्य है ना, ट्रुथ कभी मरता थोड़ी है। फिर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना जिसको कहते हैं, यानी कि नॉलेज का सोर्स, यानी कि स्वयं नॉलेज का सोर्स हम ही हैं। तो यार हम अगर ये सोचें कि कभी कभी कोई चीज़ टफ लगती है ना पढ़ाई करते टाइम, तो आप ये सोचो कि अगर हम स्वयं ही ब्रह्म है, अगर कॉन्शियसनेस का मतलब ओरिजिन ही हमारे से है, नॉलेज का ओरिजिन ही हमारे से स्टार्ट होता है, और हम प्योर कॉन्शियसनेस का पार्ट है, तो क्या फिर ये संसारिक नॉलेज यार, छोटी मोटे सब्जेक्ट्स, छोटे मोटे किताबें, ये क्या फिर मायने रख जाती हैं। अगर इस तरीके से आप इस चीज़ को सोचोगे। फिर हैप्पीनेस की बात की जाए तो इंसान किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से खुश नहीं हो सकता। हैप्पीनेस इनफैक्ट वो खुद होता है, वो खुद उसके अंदर हैप्पीनेस है, यानी कि वो खुद स्वयं ही हैप्पीनेस है, स्वयं ही वो आनंद है। इसी बात को अगर इस तरीके से समझो ना, फॉर एग्जाम्पल कि जो इंसान बहुत मटीरियलिस्टिकली, जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्या उसको फिर हंसने का अधिकार ही नहीं रहा, उसको खुश होने का अधिकार ही नहीं रहा। अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से सारी चीज़ों को हैप्पीनेस से रिलेट किया जाए, फिर तो उसका मतलब यही हुआ ना कि एक लेबरर को तो हंसना ही नहीं चाहिए लाइफ में कभी, बट ऐसा नहीं होता ना, वो भी मुस्कुराता है। तो ऐसा इसीलिए है कि हैप्पीनेस जो है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो स्वयं आप ही हो, हैप्पीनेस आप स्वयं ही हो, इस सत्य चितानंद वाली बात। तो इस तरीके से ये हमें सिखाता है, ये फिलॉसफी हमें सिखाती है, वसुदैव कुटुंबकम सिखाती है, इक्वालिटी सिखाती है, और खुश रहना सिखाती है, और हमारी कॉन्शियसनेस को और ब्रॉड करती है। फिर हमें ये टफनेस टाइप की चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड खास कर, ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगी, बिकॉज कॉन्शियसनेस तो हम खुद ही है, नॉलेज का सोर्स हम खुद हैं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट में जैसा मैंने कहा था चारवाक, तो यार ये छोटी सी फिलॉसफी है, इसको समझ लो, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। चारवाक जो है ना, अब इतनी सारी आपने ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की बातें की, भगवान आत्मा की बातें की, चारवाक जो कहता है ना, इन सारी चीज़ों को नकार देता है, सब कहता है सब बकवास की बात है, कुछ आत्मा आत्मा ब्रह्म नहीं होता। ये कहता है कि ये चारवाक जो है ना, कुछ लोग कहते हैं, इसके एक्सपाउंडर जो है बृहस्पति हैं, और कुछ लोग कहते हैं एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, तो ऐसा इसके बारे में कुछ क्लियर कट नहीं है कि ये स्कूल ऑफ थॉट है या फिर बृहस्पति जी इसके एक्सपाउंडर थे। तो इस फिलॉसफी के अंदर, इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता यार, तुम फालतू में लोगों को बेवकूफ़ बनाया तुमने, खास करके प्रीस्ट लोगों के खिलाफ ये
एक तरीके से उनको टारगेट करके ही बोलता है कि कुछ नहीं होता ऐसा आत्मा और ब्रह्म, जो भी दिखाई देता है ना सिर्फ वही रियलिटी होता है, यानी कि मटीरियलिज्म, जितना भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है ना, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सिर्फ वही रियल है, ठीक है। और ये नास्तिक होता है। नास्तिक का मतलब यहाँ पे वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानता, ठीक है। यहाँ पे नास्तिक का मतलब ये नहीं कि ईश्वर में नहीं मानता, खैर ईश्वर में तो मानता ही नहीं, तो यहाँ पर ईश्वर में ना मानने वर्ड को कहा जाएगा अनिश्वरवादी। यहाँ पे नास्तिक का मतलब है जो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानता, और साथ ही साथ ये अनईश्वरवादी भी है, यानी कि ईश्वर में भरोसा भी नहीं रखता, आस्था भी नहीं रखता। अभी एक चीज़ को मानता है, जब ये आत्मा को नहीं मानता ना, तो ये कहता है कि देह आत्मवाद, ये एक कॉन्सेप्ट को बताता है कि देह आत्मवाद होता है, यानी कि जो बॉडी है ना, जो लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी वही सोल होती है, सोल वोल कुछ अलग से नहीं होता, कुछ बॉडी के अंदर अलग से सोल नहीं होती, सिर्फ लिविंग बॉडी को ही सोल कह दिया जाता है। अभी एग्जाम्पल देता है कि जिस तरीके से पान होता है ना, पान के अंदर क्या क्या होता है, पान का पत्ता होता है, फिर सुपारी मिलाई जाती है, अरेका नट मिलाया जाता है, लाइम मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है, उससे क्या होता है, रेड टिंज आती है, ठीक है। अब ये देखो, ना तो पान के पत्ते के अंदर रेड कलर था, ना अरेका नट, ना पान सुपारी के अंदर था, ना ही चूने के अंदर था, ना ही लाइम के अंदर था, फिर रेड कलर कहाँ से आया। तो ये यही कहता है कि प्रॉपर प्रोपोर्शन में ना जब कुछ चीज़ें मिलाई जाती है ना, तो उसकी वजह से कभी कभी कुछ अलग चीज़ क्रिएट हो जाती है। तो वही बात ही कहता है कि जो कॉन्शियसनेस आई है ना, तो इस बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स मिले हैं ना, ये 4 तत्व की बात करता है ये 5वें तत्व ईथर को भी नहीं मानता, बिकॉज ईथर इसको दिखाई नहीं देता, इसलिए 4 ही तत्व कहता है। ये 4 तत्व जब आपस में एक डिफरेंट या फिर एक एप्ट प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं ना, तो उसकी वजह से कॉन्शियसनेस क्रिएट आती है, जिसको हम सोल वोल कह देते हैं। तो ये कहता है लिविंग बॉडी ही सोल होती है, सोल कुछ अलग नहीं होता, देह और आत्मा एक ही होती है, इसलिए देह आत्मवाद। अब लोग इससे कहते हैं कि संसार कैसे बना, ये कहता है कि सब नेचुरलिज्म है, मतलब सब अपने आप बन गया, जैसे बॉडी बनी है ना एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में मिलके, ऐसी जो 4 तत्व है ना, इनके अंदर टेंडेंसी होती है एक दूसरे के पास आने की, और उसी वजह से किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में पास आने की वजह से सारी की सारी चीज़ें बनी, यानी कि स्वयं बनी है। ऐसा नहीं है कि भगवान आए कहीं से और उन्होंने बीच में कोई जादू चलाया और सारी चीज़ें बनी। ये कहता है कि सब अपने आप बना है, और ये 4 तत्व जो है ना, ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं, यही रियलिटी है। और इसका जो एथिकल, यानी कि जो चारवाक की जो एथिक्स है, वो कहती है ईट ड्रिंक एंड मैरी, यानी कि हेडोनिज्म, यानी कि जो सेंसुअल प्लेजर है ना, उसको ये प्रोपेगेट करता है, यानी कि खाओ पियो और मौज करो, इसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। ये कहता है कि ऋणम कृत्वा और घृतम पीबेत, यानी कि कर्ज लो, टेक लोन एंड ड्रिंक बटर या फिर ड्रिंक घी, मतलब लोन लेके आप अगर घी भी पी रहे हो ना, तो इसके हिसाब से वो ठीक है, बिकॉज मरने के बाद तो कोई आपसे लोन लेने वाला नहीं है ना। तो इस तरीके की फ़िलॉसफी को ये प्रोपेगेट करते हैं। और आपको पता है ये फ़िलॉसफी भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तभी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में इसको एक अलग सेपरेट यूनिट की तरीके से देखा जाता है। अब आप सोचोगे यार ये इंपॉर्टेंट कैसे, सारी की सारी तो अजीबोगरीब बातें कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है जब हम गॉड से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, या फिर लाइफ की जो सम्मम बोनम की बात करते हैं ना, इन सारी चीज़ों के बारे में जब बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, इस वर्ल्ड से ना इंसान जो है वो कट जाता है, यानी कि अलूफ टाइप सा हो जाता है। इस संसार के अंदर, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ध्यान नहीं देता, मतलब इसको एक तरीके से नेगलेक्ट करने लग जाता है, एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो उन सभी चीज़ों को ना वापस से, जो इस संसार से बिल्कुल अलग होने की कोशिश कर रहे थे ना लोग, उनको वापस से घसीट के ना ये फिलॉसफी संसार में लेके आती है कि नहीं यार, ये संसार भी कुछ है, इस संसार के अंदर ऐसा ही नहीं है कि संसार ऐसे ही बन गया, ये संसार भोगने के लिए बनाया गया है। यानी कि इस तरीके से इसकी फ़िलॉसफी को देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या हो ना, जब इसने क्वेश्चंस उठाए अलग अलग फ़िलॉसफीज़ के ऊपर, ठीक है, अलग अलग इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़ के ऊपर इसने क्वेश्चन उठाया ना चारवाक ने, तो उससे क्या हुआ ना, बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ के अंदर जो रिचुअल्स थे, जो कस्टम्स थे, उनका एलिमिनेशन हुआ, और जो फ़िलॉसफी था, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ थी ना, वो रिफ़ाइन हो गई, वो चारवाक की क्वेश्चनिंग की वजह से, जब इसने सारी चीज़ को क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वर्ल्ड के अंदर आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब पढ़ते हो ना, अगर सारे लोग ऐसी बात करने लग जाए ना कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब कुछ नहीं होता, बस आत्मा परमात्मा और ये सब, वो बात ठीक है, लेकिन चारवाक की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, चारवाक वर्ल्ड से इंसान को जोड़े रखता है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम चला जाता है, वो अपने आप में गलत है, बट इसकी जो इंपॉर्टेंस थी मैंने आप लोगों से बता दी। तो यही था शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैनर में इंडियन फिलॉसफी के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और कितना हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कुछ और पढ़ते हैं ना, तो मेरे हिसाब से वो टाइम का वेस्टेज होगा, और
हमारे लिए एक तरीके से ना हर्डल बन जाएगा ज़बरदस्ती का, अपने आप से क्रिएट करा हुआ इन आवर जर्नी ऑफ यूपीएससी। तो इतना ही हमें पढ़ना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश थोड़ी बहुत अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और अगर नहीं अच्छी लगी हो ना, कोई कमी भी आपको लगी हो, तो ज़रूर उसको आप बताना, ताकि आगे से मैं ये तो ध्यान रखूँ ना कि किस चीज़ पे मुझे फोकस करना है और किस चीज़ पे नहीं करना है। बिकॉज़ यार तभी ये लेक्चर्स थोड़े से ना फ्रूटफुल हो पाएंगे। इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और ना ही मेरा टाइम वेस्ट होगा, है ना। बिकॉज़ मेरा तो यही पर्पज़ है ना कि जिनके पास कोई टारगेटेड सोर्स नहीं है ना इन सारी चीज़ों के लिए, और सारी चीज़ें तो आपको अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन एथिक्स और सीसैट ना, इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एक टारगेटेड वे में जब आप इन चीज़ों को सर्च करने जाते हो तो नहीं मिल पाती। तो मेरा पर्पज़ यही है कि इन चीज़ों को मैं आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ, और इसके अंदर ऐसा भी ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो, ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल ना रहे। तो उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कमेंट में बता दोगे ना कि यार यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे इस तरीके से आपको नहीं बताना चाहिए था, या फिर इतनी चीज़ें लीव करनी चाहिए थी, या फिर वॉइस के बेसिस पे अगर आपको कोई इशू आता हो, या फिर और किसी चीज़ में कोई इशू आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो टेक केयर, बाय बाय।